बीच में से शुरुआत करें जहाँ मैं है या आत्मा है जिसको हम बोल रहे हैं हुँ, और उसका जो पहला परिवेश है जिसमें बुद्धि लिखा हुआ है बुद्धि है तो हुँ, उसमें भैया उसको अंश कहेंगे इसके दो अंश है आनंद और अस्तित्व। ठीक है। हम्म। बुद्धि जो है वो पहला परिवेश है, पहला ऑर्बिट है बिल्कुल। और उसमें पहलू ठीक है, है ना दो उसको अंश बिल्कुल, कह सकते 2 हैं। अंश कह तो सकते हैं। मतलब मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ मुझे ना एक्टिवेशन लगा कि एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसमें 2 है जिसका है आनंद और अस्तित्व। तो एक आनंद है जो उसकी स्थिति है और वो अपने को प्रकट कर रहा है धी के साथ, तो वो तो डिटेलिंग है। हुँ, उसके नेक्स्ट जो परिवेश है चित्त उसमें ऐसे 8 आचरण है, मतलब 16 हुँ, आचरण है इन टोटल हुँ, और वो इसमें ऐसे 8 लोकेटेड हैं। मैं बिल्कुल। पहले ब्रॉडली बता दूँ। जैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो बिल्कुल हाँ, उस तरह से। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैसे। तो इसमें जैसे है श्रुति, मेधा, कांति, निरीक्षक, संतोष, प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, तो इस तरीके से हैं, जिसमें ठीक, उसके 2 बिहेवियर हैं। हुँ, एक तो जो उसकी स्थिति है और उसकी गति है, जिसमें वो प्रकट हो रहा है, मतलब जो परावर्तन हो रहा है बेसिकली, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें वो इंटरैक्ट कर रहा है दूसरी हुँ, उनके साथ हुँ, या वो बैलेंस करने में हो रहा है। जो हुँ, तीसरा परिवेश है वृत्ति, उसमें 18 है एक तरीके हुँ, से, हुँ, 36 हो गए आचरण में और 18 हम उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में देख सकते हैं। हुँ, इसी तरीके से जो लास्ट है मन, उसमें हो गए इन टोटल 32, ठीक है, 64। ठीक है। तो ये तो मन के थ्रू समझाना अब समझ सकते हैं। तो अगर हम पढ़ते अध्ययन बोध के साथ कर रहे हैं तो हमारा शरीर और मन, ज्यादातर शरीर प्रभावित होता है। शरीर और मन जो है वो शरीर के अंदर से उस तरीके से वो नियंत्रण होता है, शरीर से नियंत्रण होता है। हुँ, तो हुँ, जब मन मन में आपके एक्टिवेशन पार्ट्स हो जाते हैं, जो 32 मूल्य या आचरण है, जैसे भक्ति, सम्मान, स्नेह, पुत्र पुत्री, सेवक, जो भी है इस तरीके से हुँ, हो रहा है। तो हुँ, उसका जो है वो प्रत्यावर्तन एक तरीके से हो रहा है और वो वृत्ति में जा रहा है। हुँ। उसे परावर्तन कहेंगे भैया, प्रत्यावर्तन कहेंगे। जो हम अपने अंदर काम करते हैं वो प्रत्यावर्तन है अपने प्रति और फिर परावर्तन पर मतलब दूसरा हमेशा है ना जैसे परोपकार होता है दूसरे का जिस तरह से अपने भाषा जो सीखी है तो परावर्तन मतलब दूसरे के साथ में करना हाँ, प्रत्यावर्तन मतलब अपने साथ में अपने के करना साथ। तो ये जब एक तरीके से हमारे अंदर वो पूरे भाव, आचरण, तो एक तो ये इसको इस अध्ययन हो गया। डायग्राम से देख सकते हैं इस डायग्राम हाँ, से ये जहां पर ये समझना लिखा है ना हाँ, इसको परा ये प्रत्यावर्तन है। प्रत्यावर्तन है और फिर हाँ, जो राइट साइड पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसको परावर्तन परावर्तन कह रहे परावर्तन हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे जो मन में है 32 हैं, तो वो कहीं न कहीं उसको पूरे मूल्यों को हम जीना शुरू करते हैं, अध्ययन विधि से थोड़ा समझना शुरू करते हैं। तो इसमें भी भैया ने वो बताया था जैसे जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले सिर्फ समझना है, फिर लॉजिकली समझना है, फिर मैं शब्द भूल गई, वो क्या था? परिवर्तन, ऐसे याद नहीं है तो प्रतीति, अच्छा वो भास आभास प्रतीति भास, अनुभव आभास, प्रतीति और अनुभव, है ना? अनुभूति तो अनुभूति। तो ये जैसे आपका भास होगा तो आप वृत्ति में जाएँगे जहाँ पर आभास होगा। इसका मतलब आप लॉजिकली प्लेस करना शुरू करेंगे चीज़ों को, कि क्या ये ऐसा है? आपको वो मूल्य दिखने शुरू करेंगे और आपके पास एक लॉजिकली उसका कनेक्शन भी बनेगा। जब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो आप चित्त में एक मूवमेंट होगी, जिसमें आपको वो बिना लॉजिक के भी आपको वो सही लगेगा और उससे लॉजिक इमर्ज होने शुरू हो जाएँगे। इसका मतलब कहीं न कहीं जो चित्त के मूल्य हैं या चित्त के जो आचरण हैं, आप उस तक पहुँच गए हैं। जिससे जैसे संतोष हो गया, प्रेम हो गया, वात्सल्य हो गया, श्रद्धा हो गया, इस तरीके के जो आचरण है वो आप में नज़र आएँगे और आपका कहीं न कहीं वो आपको उसके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आपको पता है ये सही है, यही आचरण होना चाहिए। और अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने आप आपके लॉजिक भी इमर्ज हो जाएँगे, क्योंकि आपको पता है चित्त तक मतलब आप कन्विंस हैं, जो आपने रास्ता चुना है वो सही चुना है। और इसी तरीके से एक ह्यूमन कंडक्ट होना चाहिए कहीं न कहीं। और फिर हम कहीं न कहीं आ रहे हैं बुद्धि में।
जिसे हम नेक्स्ट कह रहे हैं बुद्धि में, जहाँ पर आपका अनुभूति है कि आपका एक कनेक्शन, वो तो मतलब वो हमें मतलब हम एक्चुअली भैया ने जब उल्टा पढ़ाना शुरू करा तो हमने कहा देखो बुद्धि और चित्त तो इवन काफ़ी हद तक वृत्ति भी जो है वो हाथ में इतने आने वाली चीज़ें नहीं है। वो थ्योरेटिकल समझना भी सही है, क्योंकि सिर्फ़ अभी जानना वाला बात चल रही है ना। तो वो हुँ, उसको पहचानना और निर्वाह करना तो बहुत बात की बात है, उसको तो वहाँ तक आना नहीं है। तो जो शायद बाबा जी के साथ हुआ था वो मैं से बाहर की तरफ गया था। हुँ, और शायद हम सबके साथ वो अध्ययन के तरीके से वो मन से जाकर वापस मैं तक आ सकता है। तो हम जितने भी मूल्यों को निर्वाह संबंधों में जितना भी निर्वाह कर सकते हैं, जितने भी मूल्यों के साथ रह सकते हैं, उतना-उतना मतलब समझ के साथ उतना-उतना हमारा क्लैरिटी बनती रहेगी जीने की, और वो हमारे चित्रण में भी कहीं न कहीं आ जाएगा कि इसी तरीके से ह्यूमन कंडक्ट और इसी तरीके से जीने का एक तरीका होना चाहिए। जितना मुझे समझ में आ रहा है भैया, मैं तो अपना नहीं, बता नहीं, रही ठीक हूँ। है, मतलब मेरे को भी यही था, आपने जब कहा कि भई और क्लियर हुआ है, तो ये एक्चुअल में इसके बारे में हम सबको क्लैरिटी और बनानी है, तो आपने कुछ महसूस किया तो आई जस्ट थॉट कि इट विल बी गुड हम सब उसको सुनें कि आपकी क्या और क्लैरिटी हुँ। बनी, तो तो ठीक है, मैंने इसको ना एज़ अ परमाणु नहीं देख पा रही थी। मुझे ओके। लग रहा था ये कुछ स्टेजेज़ हैं, तो वो स्टेजेज़ पहुँचते-पहुँचते लास्ट में आप मैं देखेंगे। पर हुँ, जब इसको आप एक परमाणु के रूप में देख रहे हैं और आप कहाँ तक उसको मतलब आत्मा तो सभी में ही है, पर आप हुँ, उसके मैसेज नहीं सुन पा रहे हैं ना। वो हुँ, देते तो होंगे, हुँ, संकेत तो देते रहते हुँ, होंगे, हुँ, पर वो हुँ, पहुँचते नहीं होंगे मन में, हुँ, क्योंकि मन को नियंत्रण अभी शरीर कर रहा है, या हुँ, वृत्ति को हुँ, जो नियंत्रित है वो मन कर रहा है। हुँ, तो एक्टिव मतलब वो है, पर वहाँ तक उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। हुँ, शायद वो एक स्ट्रक्चर दे मतलब एक एक चित्रण बना, एक इमेज बनी उस चीज़ की कहीं हुँ, न कहीं। हुँ, अभी तक ये इमेजिनेशन में नहीं आ रहा था। पर हुँ, जब हुँ, उन्होंने बताना शुरू करा तो मुझे यही बार-बार यही नज़र आ रहा था कि अच्छा ओके, अभी मैं रिलेट कर सकती हूँ इसको। गुड, गुड। बढ़िया। तो ये मतलब ये जिसे कहते हैं ना कि जितना आपने भी बताया गुरलीन दीदी, ये बाकी सबके लिए भी जो है ना, फिर से मुझे लग रहा है कि एक एक बात हमारे सामने आ जाए स्क्रीन के माध्यम से। तो ये एक स्लाइड है जीवन क्रिया की, है ना? तो जो हम बात करते हैं कि भ्रमित मानव में 4.5 क्रिया के अनुसार काम होता है और जागृत मानव जो है वो 10 क्रिया उसमें क्रियाशील रहती है। तो उसका आचरण जो है वो मानवीय आचरण हो जाता है। 4.5 क्रिया में चाहे अनचाहे गलतियाँ होती रहती हैं और वो जो जितनी गलतियाँ होती हैं वो अमानवीय आचरण के रूप में ही व्यक्त होती हैं। तो ये जीवन क्रिया को जो है ना हम बार-बार समझें, ध्यान रखें, रिफ्रेश करते रहें। मतलब नहीं तो कई बारी क्या होता है कि हमने डिस्कस किया होगा हो सकता है 4 महीने पहले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आगे की चीज़ें करंटली हम जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान रहता है। ये जीवन क्या है और जीवन क्रियाएँ क्या हैं? ये हमारे अंदर जो है ना हमेशा रेडी रेफरेंस के लिए रहे। हमारे डेली एक्सपीरियंसेस को हम जीवन क्रिया के हिसाब से देखते रहें। जैसे अभी गुरलीन दीदी ने कहा कि जो ये परमाणु वाला डायग्राम है, तो ये जो मन है, भ्रमित मानव के साथ में क्या रहता है कि मन जो है वो आउटवर्डली ज़्यादा फ़ोकस्ड रहता है। तो शरीर से जितने सिग्नल्स आते हैं या शरीर से जो कुछ भी संकेत आते हैं कि मेरी ये आवश्यकता है या ऐसा है, तो मन जो है उसको फुलफिल करने में लगता है और फिर मन को फुलफिल करने के लिए वृत्ति लग जाती है। वृत्ति में ही सारा विचार है, वृत्ति में ही सारा एनालिसिस है। तो सारी की सारी जीवन शक्तियाँ जो 4.5 क्रिया एक्टिवेटेड है, जो आधा वृत्ति और जो चित्त में चित्रण वाला पार्ट है, वो शरीर की तरफ या आउटवर्डली फोकस्ड है। तो जीवन क्रिया में अब जो प्रत्यावर्तन है वो क्या है कि हम इनवर्डली फोकस होके पहले जीवन को पूरा समझ लें, है ना? तो फिर क्या होगा कि अभी मन शरीर के अधीन है ना? शरीर से कैप्टिवेटेड है। तो फिर जो है वो मन वृत्ति के अधीन हो जाएगा। तो वृत्ति जो है वो एक्चुअल में मन से सुपीरियर क्रिया है।
है ना? एक श्रेष्ठ क्रिया है। तो श्रेष्ठ के अनुरूप मन चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मनमानी के रूप में जो है वो जीना हो जाता है। फिर जब हम वृत्ति को समझते हैं तो पता चलता है कि वृत्ति जो है वो एक्चुअल में चित्त के अधीन है, और चित्त में 2 काम हो रहे हैं, चिंतन और चित्रण। तो ये चिंतन वाला जो काम है, ये हमारा गेटवे है टू जागृति। है ना? जो साक्षात्कार और चिंतन वाला जो काम है, तो जो हमारी नॉन फिजिकल रियलिटीज है, उसकी इम्पोर्टेंस है जीने में, और क्या इम्पोर्टेंस है वो हम पहले स्वीकार करते हैं और फिर उसको समझना शुरू करते हैं। तो हमारा मूल्यों की तरफ, न्याय धर्म सत्य की तरफ, व्यवस्था अव्यवस्था की तरफ, सही गलत की तरफ, इसकी तरफ जो है ध्यान जाता है कि भाई हाँ, ये मेरे लिए समझना आवश्यक है, इसके बिना जिंदगी चल नहीं रही है, मजा नहीं आ रहा है इसके बिना। जैसा मैं ठीक से जीना चाहता था, वो इसके बिना संभव नहीं है। ऐसा जब अपने में स्टेज आती है एक, तो फिर आदमी इसको समझने के लिए लगता है। तो वो चिंतन से फिर जो है वो शुरुआत होती है। चिंतन जो है वो नॉन फिजिकल रियलिटीज को समझने वाला काम है। चित्रण जो है वो फिजिकल रियलिटीज के साथ में जीने वाला काम है। तो धीरे से क्या रहता है कि हमारे जो गोल्स हैं, अभी हमारे गोल्स भी क्योंकि चित्रण से ड्रिवन है, वो फिजियोकेमिकल रियलिटी से ही ड्रिवन है, हमारे मोस्टली चित्रण जो रहते हैं, है ना? फिजिकल है ना, मेरा घर कैसा हो, मैं दिखता कैसे हूँ, कपड़े मैंने कैसे पहने हैं, दूसरे ने कैसे पहने हैं, है ना? ये सारा का सारा ये भौतिकता वाला पार्ट जो है वो चित्रण वाले एक्टिविटी में वही प्रभावी रहता है। चिंतन या साक्षात्कार में अभौतिक वास्तविकताओं की तरफ ध्यान जाता है, और ये स्वीकार होता है कि ये अभौतिक वास्तविकताएं भी एक्चुअल में सही जीने के लिए बहुत जरूरी है। ये मैं ऐसा समझ के किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहा, लेकिन इसकी एब्सेंस में मेरा अपना जीना भी ठीक नहीं हो रहा था, और मुझे वो स्वीकार नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर जो है वो आदमी इसको समझने के लिए लगता है। तो मतलब ये इस तरीके से जो है वो चिंतन, साक्षात्कार, और फिर आगे जो, तो ये जो हम इस डायग्राम पे जब हम वापस आए, तो इस तरह से जैसे-जैसे हमारा ध्यान जाता है, वो क्रिया जो है ना, वो वाला ऑर्बिट जो है, वो क्रियाशील होना शुरू करता होता है, और वो जो क्रियाशील होना शुरू होता है, तो फिर जो है वो बाकी क्रियाएँ भी जो है वो उससे नियंत्रित रहती हैं। अभी नहीं तो अभी मन ही शरीर को चला रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें कि शरीर ही मन को चला रहा है। ये जो है ये इस तरह से है, है ओवरऑल। तो ये जीवन क्रिया को भी अपने में समझते रहें सभी साथी, कि भैया हाँ, ये जो है ये दिस इज एक्चुअली द कोर ऑफ जीवन विद्या। जीवन जीवन विद्या इस जीवन को समझना, स्टडी ऑफ जीवन। तो ये जीवन को समझना जो है, ये एटम के रूप में समझा, और यहाँ पर जो हम कह रहे हैं जीवन क्रिया के रूप में समझा। तो इसके ऊपर हमने कुछ काफी सारे सेशंस किए थे, मेरे को लग रहा है जुलाई अगस्त में, और हमारी प्रेजेंटेशंस, रिकॉर्डिंग्स पड़ी भी हुई होंगी, देव भाई ने रखी होंगी। ये अच्छी लंबी प्रेजेंटेशन बनाई थी हम लोगों ने, ऑलमोस्ट इसमें 88 या 90 के करीब स्लाइड्स थी। तो काफी कुछ जो है इसमें कंटेंट बाबा जी की ही बातें जो है वो उसी को लेके लिखा गया है। ये अनुभव किसको कह रहे हैं, है ना? स्वरूप गुण स्वभाव धर्म किसका है, क्या है सत्य, क्या है सम विषम मध्यस्थ, क्या है, ये सारी की सारी बातें जो है वो हमने की थी। तो मतलब आप, मेरे को लग रहा है कि आपने मेंशन किया कि इससे कुछ क्लियर हुआ, तो ये क्लियरिटी हम सब अपनी लगातार बना ले, ऐसा मेरे को लग रहा था। गुड, वेरी नाइस। राहुल भाई आप तैयार हैं अपने वॉव भैया एक मूवमेंट्स के? एक और हाँ चीज ऐड हाँ करना हाँ, बताइए चाहूंगी। बताइए बताइए। अम, साधन भैया ने आई थिंक ये जो था वो जो था, एक सेकंड में बताती हूँ। स्वधन स्वपुरुष स्वनारी दयापूर्ण व्यवहार, इसको हम्म, शायद ऑलमोस्ट हर दिन बोल हाँ के हाँ इसकी चर्चा हाँ करी थी। हाँ हाँ, तो ओके। उसकी रेलेवेंस, उसकी इम्पोर्टेंस पे इतना बात करा उन्होंने, कहा पहला कदम तो यही है, इसको बिल्कुल पूरा करोगे तो कहीं नेक्स्ट उस पे जाओगे, तो पहला तो यही स्टेप क्लियर करो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। हाँ। भैया स्वधन पे ना एक चीज इसमें जोड़नी थी। स्वधन पे एक वहां पे एक एंटरप्रेन्योर है जो कि थोड़ा सा, जो इनके फंडामेंटल्स जो हैं बाबा जी के उस पे ही चलते हैं। तो
मतलब मैं सभी ग्रुप में एक तरीके का मैसेज ये देना चाह रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो कि सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते हैं और वो खुद एंटरप्रेन्योर हैं, और उसके बाद में जो बाकी का जो समय है वो फैमिली और अपने अध्ययन के लिए रखते हैं। और वो उन्होंने वो कैसे पॉसिबल किया, क्योंकि उनके जो डायरेक्टिव्स थे वो इसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, वो ऐसे भाग नहीं रहे। जैसे कि उनका ये कहना था कि मैं 125 डिब्बा जो है वो गुड़ बनाता हूँ, 125 डिब्बा कुछ होगा कुछ क्वांटिटी में, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं 500 भी कर सकता हूँ, 1000 डिब्बा भी बना सकता हूँ, मगर मेरी आवश्यकताएं जो हैं वो मैंने सीमित रखी हुई है और उनका मूल्यांकन कर लिया है, तो इससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी लोग हम हमारे साथ में, मतलब उन्होंने ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसे लोगों की दिखाई जिससे हमारे को भी समझ बनी कि भागने की जरूरत नहीं है, आप समृद्धि में हो ही, बस इतना जानना है। तो बस ये ऐड करना था, जो स्वधन का जो जो पॉइंट था वो ये थोड़ा सा मैं भी रखता हूँ, फिर आप बताइए। हम समृद्धि में है ही, ये शायद एक थ्योरेटिकल भाषा है। ये हर व्यक्ति जांचेगा, हर परिवार जांचेगा। हो सकता है कोई परिवार समृद्धि में नहीं भी हो, मतलब हम ऐसा मेरे को लग रहा है। तो अब आप बताइए कि क्या है, क्या हम समृद्धि में है ही, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, या हर परिवार जांचेगा कि मैं किस स्थिति में हूँ? हर परिवार जांचेगा, बिल्कुल। हर परिवार जांचेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो समृद्धि में है उनके लिए फर्दर स्टेप्स प्लान करना और फर्दर स्टेप्स लेना वो ज्यादा आसान हो जाता है। और जो समृद्धि में अभी नहीं है, ठीक है, वो मतलब एक तरह से अपना एक रोड मैप बना सकते हैं, एक आगे की योजना बना सकते हैं कि ठीक है, इस तरीके से चलेंगे और मैं 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में या अगली पीढ़ी तक हम लोग जो है वो समृद्धि तक पहुंचेंगे। तो जैसे भी कम से कम एक ये स्थिति बनने की भाई हाँ, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वो पहुंच जाऊंगा। अभी जो है ना, अभी बाबा जी ये कहते हैं कि अभी हमारे जो लक्ष्य है वो हमें पहचान में ही नहीं है। बस अभी क्या है, एक अंधी दौड़ है, मुझे और ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए? और ज्यादा चाहिए। रुकना इन द सेंस, रुकने को एक नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए, लेकिन भौतिक आवश्यकताएं सीमित करनी नहीं है। भौतिक आवश्यकताएं सीमित है ही, उनको पहचानना है और फिर जांचना है कि भाई मेरा जो अभी तक का जिस भी तरीके से शोधन वाला कार्यक्रम चल रहा है परिवार में, उससे हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को निरंतर रूप से टेक केयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हर परिवार अपने में जांचेगा। ऐसा मोटा मोटा सा जो है वो देख सकते हैं। तो इस पे ना साधन भैया से किसी ने पूछा कि फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करें? हाँ क्योंकि हाँ, इसमें ठीक है। संग्रह की भी बात आई थी, तो साधन भैया ने कहा मतलब आपने मान लिया कि आने वाली पीढ़ियां आपकी निकम्मी होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये संग्रह बिल्कुल। करके बैठे हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि वो जितना बुरी बात भी हाँ, होगी। जितना आदमी संग्रह कर रहा है उसका बेसिक मतलब ये है कि अगली पीढ़ी पे विश्वास नहीं। हम्म, या। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राहुल भाई। जी भैया। भैया इतने हाँ, सारे वॉर मोमेंट्स हैं, हाँ। मेरे और तो मैं एक डायरी चीज भरी और हुई है। बाकी साथियों को भी बोल दूं कि देखिए अभी तो मतलब ऐसे ही सेशन बातचीत इनसे होते हुए चल रहा है। आपके भी कुछ साथ में बीच में प्रश्न आए तो हेसिटेट मत कीजिए, बीच में फील फ्री टू आस्क। मतलब ये बाकी सब साथी भी बीच में बात कर सकते हैं। मुझे लगा इतना मैं बोल देता हूँ। राहुल ने बढ़िया। बाकी साथी ये हाँ भी जी। महसूस ना करे कि कुछ हम बहुत अलग से ही अचीव करके आए हैं, कुछ ऐसा देख के आए हैं। मतलब एक ये था कि हमारे को कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखे कि जो जीवन मतलब जीने के रूप में जो है वो ये सारी क्रियाओं में वो खरे उतरते हैं। बस इतना ही है। ठीक है। जी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे कहीं को से भी पूरी कर दीजिए। यू कॉपी भरी बिगिन पड़ी फ्रॉम है द पूरी। बिगिनिंग, cover what you want to cover and then come to the end. हाँ जी, नहीं मेरी तो एक्चुअली जो वॉव मोमेंट्स मेरे लिए रहते हैं ना, कि मतलब अगर कोई एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो मेरे लिए वो बहुत वॉव रहता है। हाँ तो इतने सारी चीजें हैं। हाँ मेरे हाँ, को बताइए। मतलब पहले क्लैरिटी नहीं थी कि प्रत्यावर्तन परावर्तन क्या होता है, तो उसकी क्लैरिटी मिली मेरे को। प्रभुता क्या होती है ये नहीं पता थी। संप्रभुता क्या होती है ये नहीं पता था। प्रभुसत्ता क्या होती है तो हमें भी ये नहीं बताइए पता ना, था। हमें भी बताइए ना। अच्छा। जी जी जी।
तो इस तरीके से मैंने मतलब देयर आर मेनी मेनी एस्पेक्ट्स आई थिंक ये ओवर मतलब अगर हम देखें तो मैं अगर नोट्स में देखना जाऊंगा और एक एक क्रिया के बारे में डिस्कस करूंगा और इन शब्दों के बारे में डिस्कस करूंगा तो पूरा आज का सेशन तो इसमें निकल जाएगा। तो आज बट फिर भी मैं अपनी सेशन आपके नाम है तो आज के ऐसे आज के ऐसे ही चलने देते हैं। जी 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 जी। तो इसमें भैया मेरे को तो मतलब एक चीज मैं कोई भी बात आगे रखने से पहले इसमें थोड़ा सा रखना चाहूंगा कि अभी जब गए ना वहाँ पे जो हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व की बात करते हैं तो मेरे को वहाँ पे लगा और दिखा कि वहाँ पे जो भी मतलब परमानेंट रेजिडेंट्स हैं मानव तीर्थ के, वो बिल्कुल अभयता के साथ रहते हैं। उनके पास पूरा समृद्धि का भाव है, वो पूरे समाधानिक है और सहअस्तित्व में पूरा उसको प्रमाण कर रहे हैं। तो मेरे को कहीं पे भी ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखी वहां पे। और जैसे मतलब सोम भैया भी बोलते हैं कि मतलब हम गलतियों से नहीं सीखते हैं, हम सही का प्रमाण होने से सीखते हैं। मतलब हमारा रेफरेंस सही रेफरेंस हो हमारे सामने तो उससे सीखते हैं। तो मेरे को वहां पे बहुत सारे सही रेफरेंसेस दिखाई दिए। मतलब साधन भैया अपने में एक बहुत अमेजिंग रेफरेंस पॉइंट है, श्री राम भैया अपने में एक बहुत रेफरेंस पॉइंट है, अंकित भैया बहुत अमेजिंग रेफरेंस पॉइंट है। तो मतलब एक एक व्यक्ति जो भी वहां रह रहा था, तो हर एक व्यक्ति एक मतलब अभयता के साथ जी रहा है, समाधानित रूप में जी रहा है, समृद्धि के भाव से जी रहा है, सहअस्तित्व में जी रहा है। मतलब दिखा ये सामने। और जो हम डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर हम दिल्ली में नहीं देख पाते हैं। हमारे आसपास जितने भी मानव हैं हम उनके अंदर ये कहीं पे भी नहीं देख सकते हैं। मतलब भय बना ही रहता है हर समय, समृद्धि का असमृद्धि का भाव हमेशा ही बना रहता है। तो यहाँ पे लगा कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सब मतलब का सब कुछ कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। मतलब कुछ ना होते हुए इन द सेंस इन अ वे ऑफ भ्रमित मानव कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और लेकिन सब कुछ है वहां पे। दे आर एक्चुअली टोटली बिल्कुल संपन्न है। जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत बहुत ही बढ़िया बात लगी मेरे को ये। और उसके अलावा जो मेजरली हमारी बात हुई वहां पे, जो शुरुआत हुई हमारी एक जीवन क्रिया से हुई, तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से गुरलीन दीदी ने भी आपके समक्ष ये रखा कि किस तरीके से ये इसमें प्रत्यावर्तन हो रहा है। प्रत्यावर्तन का अर्थ मेरे को समझ में आया कि अपने से विकसित क्रिया के प्रभाव में आना ही प्रत्यावर्तन है। तो मतलब ये चीजें पहले क्लियर नहीं थी, जो अब यहाँ पे क्लियर हुई। नहीं तो दोबारा बोलिए, क्या बोला अभी? अपने से विकसित क्रिया, अपने से विकसित से अपने से प्रभाव श्रेष्ठ विकसित क्रिया, ओके। श्रेष्ठ क्रिया से प्रभावित होना। पहले तो मेरे को इस चीज ये लगता था कि मतलब मन से विकसित वृत्ति है, वृत्ति से विकसित चित्त है, चित्त से विकसित बुद्धि है, बुद्धि से विकसित आत्मा है। ये विकसित तो समझ में आया था, लेकिन मैंने कभी भी इसको इस तरीके से रिलेट नहीं किया था। मेरे को ये लगता था प्रत्यावर्तन का मतलब है ऊपर से नीचे आना, परावर्तन का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। वहां जाके ये क्लैरिटी मिली कि अगर हम जीवन परमाणु को एक एटम के रूप में देखेंगे तो वो अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आने के रूप में दिखेगा। और अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं तो नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आने के रूप में दिखेगा। तो ये इस तरीके से नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट रूप में प्रत्यावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, वो मतलब वहां जाके मेरे को इसकी एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल पाई। तो इसके अलावा भी इस तरीके के बहुत सारे चीजें हैं, जैसे भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। मतलब एक सुपरफिशियल तरीके से पता था कि ये भास से ऊपर आभास होगा, आभास से ऊपर प्रतीति होगी, प्रतीति से ऊपर अनुभूति होगी। ये क्लैरिटी थी। लेकिन एग्जैक्ट वस्तु रूप में भास क्या है, आभास क्या है, प्रतीति क्या है, अनुभूति क्या है, इस चीज की क्लैरिटी वहां जाके मतलब वहां पे सेशंस के टाइम, अध्ययन के टाइम पता चली कि अच्छा, भास का मतलब वो क्रिया, भास वो है जो मन और वृत्ति के बीच में हो रहा है और जिसमें जो तर्कपूर्ण विधि से हो रहा है। अच्छा, वृत्ति और चित्त के बीच में जो हो रहा है वो आभास है, वो प्रयास करने से हो रहा है, जिसमें न्याय आचरण, न्याय जो है वो आचरण में आ जाए, वो उससे हो रहा है। और यही प्रयास अगर सफल हो जाए तो उसको अनुभूति बोला गया हुआ है।
मतलब सॉरी, मैंने एक एक पहले बोल दिया, यानी आभास जो है वो तर्कपूर्ण है, प्रतीति जो है वो न्यायपूर्ण आचरण व्यवहार में है, प्रयास करने से है, और अनुभूति जो है इसी प्रयास और सफलता को जोड़ के है। तो मतलब ये एक एक चीज, एक एक शब्द जो क्लैरिटी वहां पे मिली, संचेतना का मतलब नहीं पता था कि संचेतना क्या होती है। वहां जाके मतलब ये पहले हम कई बार बात करते हैं कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, तो ये समझ में आया कि जानना और मानना जो है वो संज्ञानशीलता के उसमें आ जाता है, और पहचानना और निर्वाह करना वो संवेदनशीलता के उसमें आ जाता है, और जहाँ संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का मिलन होता है उसको संचेतना बोला गया है। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट ये बहुत ही मतलब बढ़िया रूप से वहां पे मेरे को मतलब क्लियर हुए। फिर उसके बाद ये जो 122 आचरण, अभी हमारा तो पूरा सेशन ही उसके ऊपर चला कि 122 आचरण के ऊपर, कि आत्मा है तो आत्मा के अंदर भी जो स्थिति रूप में क्रिया हो रही है, गति रूप में क्रिया हो रही है, बुद्धि है तो बुद्धि के अंदर स्थिति रूप में मतलब जो परमाणु बनाया, दो पहले परिवेश में दो परमाणु है, परमाणु अंश है, दूसरे परिवेश में 8 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 32 है, और फिर ये 2, 8, 18, 32 करके इसके अलावा जो मध्यांश है उसके अंदर भी अंश बताया गया है। उस मध्यांश में जो अंश बताया गया है उसमें भी एक स्थिति और गति में बताया गया है। प्रथम परिवेश में भी जो 2 अंश बताए गए हुए हैं वो 2 स्थिति में और 2 गति में बताए गए हुए हैं। तो स्थिति में रूप में क्या है उसको वो समझ में आया, और जब व्यक्त होते हैं गति रूप में वो कहाँ पर आते हैं वो समझ में आए। तो मतलब बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां से आने के बाद ना मतलब गति बढ़ गई है। अब मैं जैसे पहले मैं ना कल्पना नहीं कर पाता था यार, कोई मानव व्यवहार दर्शन को नॉवल की तरह कैसे पढ़ सकता है, इतनी गूढ़ हिंदी लिखी हुई है, इतना ज्यादा मतलब कठिन है। मतलब एक ही लाइन को मैं 10-10 बार भी पढ़ लेता हूँ तब भी मतलब बहुत उसके ऊपर सोचना पड़ता है इसको समझने के लिए। तो अब ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ये वाङ्मय को नॉवल की तरह पढ़ सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी मेरे को वहां पे मतलब डेवलप हुआ कि हाँ मैं इसको नॉवल की तरह पढ़ सकता हूँ। अब मेरे को लगता है कि मैं जीवन विद्या एक परिचय अगर मैं किताब पढ़ूंगा, या मानव व्यवहार दर्शन अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको मैं दोबारा से एक बार पढ़ूंगा, तो मेरे को लगता है कि मैं इसको अब नॉवल की तरह शायद पढ़ सकता हूँ। और होता है ऐसा भी लगता है कि मतलब थोड़ा सा कहीं कठिनाई आएगी, लेकिन हाँ पहले से कॉन्फिडेंस जो स्वयं में विश्वास है ना वो बहुत बड़ा है अनडाउटफुली। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं, मतलब काफी सारे किस्से हैं जो शेयर हुए वहां पे। तो उसमें से एक किस्सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे साधन भैया बताते थे कि बाबा जी जो था मतलब शरीर से ज्यादा संबंधों में किस तरीके से ज्यादा प्राथमिकता देते थे, संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। तो उसके लिए वो किस्सा बताते थे कि अगर कोई भी बाबा जी से मिलने आ रहा है, और लेट्स से कि 12 बजे का या 1 बजे का टाइम दिया है बाबा जी को मिलने के लिए, तो बाबा जी ना खाना नहीं खाते थे कि वो व्यक्ति आ रहे हैं उनके साथ खाना खाएंगे। और आते हुए अगर वो लेट भी हो जाए, मतलब अगर 1 की बजाय 2 बज जाए, 2 की बजाय 3 बज जाए, तो भी बाबा जी वेट करते थे कि नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं वो व्यक्ति आ जाए तो खाऊंगा। तो इससे ये मतलब समझ बनी कि मतलब प्राथमिकता जो है वो अपने शरीर को नहीं वो दे रहे हैं, प्राथमिकता वो संबंध को दे रहे हैं। तो मतलब संबंधों के अंदर किस तरीके से वो प्रमाणित थे, वो किस तरीके से एक एक संबंध को पहचान के निर्वाह करते थे, मतलब वो बहुत ही बढ़िया समझ इन इन चीजों से, इस तरीके के किस्सों से वहां पे बनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे
किस्से थे कि जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको कि जो साधन भैया थे वो उनके साथ ही रहे हैं थ्रू आउट 30 years। तो इनिशियली साधन भैया को वहाँ पे लिखने के लिए ही बोला गया था कि मतलब उन्होंने साधन भैया के पास जो अपॉर्चुनिटी बाबा जी के साथ रहने की आई थी वो इस रूप में आई थी कि बाबा जी जब लिखते थे तो थोड़ा सा उनका हाथ कांपता था, तो उसकी वजह से वो लिखवाते थे। तो साधन भैया वहां पे बेसिकली जो बाबा जी बोलते थे तो उसको वो लिखते थे। तो साधन भैया एक दिन हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि कई बार ऐसे होता था कि रात को 2 बजे भी बाबा जी उनको जगा देते थे कि आप साधन उठ जाओ और हम लिखेंगे, अब मेरे को ये लिखना है। तो साधन भैया कहते थे कि तो कई दिन तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है, मैं हर समय जागता रहता हूँ। तो और ना उनको ऐसा फील होता था कि यार, और कि ये मतलब एक बाबा जी को उन्होंने बोला कि बाबा जी लिखने का एक टाइम निश्चित कर लेते हैं। तो बाबा जी ने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे हम लिखने का एक टाइम निश्चित कर लेते हैं। तो कुछ दिन तो जैसे उन्होंने बताया कि वो निश्चित टाइम पे चला। तो लेकिन फिर कुछ समय बाद बाबा जी ने ये बात बोली साधन भैया को कि जिस समय कुछ उद्घाटित हो रहा है मेरे में, वो समय लिखना ज्यादा बेटर है या कोई समय देख के उद्घाटन करना बेटर है? तो वो साधन भैया भी खुद इसमें दुविधा में आ गए। तो फिर हालांकि चला फिर उसी तरीके से कि जिस तरीके से मतलब जब जो चीज बाबा जी के में उद्घाटित होती थी वो उस टाइम पे फिर प्रक्रिया में वैसा आ गया। तो मतलब इस तरह के इतने कहानियां हमने वहां सुनी, मतलब एक एक जैसे आचरण के अंदर भी अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें धृति क्या है, धी क्या है, या फिर बहुत सारे और जो आचरण थे इसके अंदर, श्रुति क्या है, मेधा क्या है, कांति क्या है, स्मृति कला क्या है। तो एक एक आचरण के साथ, मतलब कला है तो कला के साथ कोई कहानी और किस्सा साधन भैया ने हमको बाबा जी के व्यक्तित्व से निकाल के बताया। अगर कांति है तो कांति से देख के बताया उन्होंने। कोई अनन्यता है तो अनन्यता उनके व्यवहार में कैसे दिखती थी, तो उसके कोई कहानी और किस्सा निकाल के समझाया। तो मतलब हम कल्पनाशीलता से अपनी इमेजिन कर पा रहे थे कि अच्छा, तो ये जागृत मानव इस तरीके से व्यक्त होता होगा, जागृत मानव के अंदर ये क्रिया इस तरीके से एक्टिव थी। तो वो बहुत बढ़िया मतलब लर्निंग रही। और एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर देखूं तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बिंदु है जिस पे मेरा ध्यान गया, और जो मैं सोचता हूँ कि ये पूरे अध्ययन जो 12-13 दिनों का है उसके अंदर जो सबसे अच्छा मतलब जो सही सबसे मतलब बढ़िया चीज जो मैं वहां से लेके आया हूँ, टेक अवे जो मेरा है, वो मेरे को ये लगता है कि जो 122 आचरण हैं, वो 122 आचरण क्यों है, मतलब वो उत्तर जो है, मतलब उनका वो क्यों जो शब्द है हर एक क्रिया का, कि मैं कुछ भी लाइफ के अंदर कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन है, क्यों है उसके पीछे। वो जो क्यों है वो इन्हीं 122 आचरण से निकल के आता है। तो मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ इस वक्त, अगर मैं अभी कुछ बोल भी रहा हूँ, तो इसमें से कौन सा, इस एक्शन के पीछे ऐसा कौन सा आचरण जुड़ा है इन 122 में से जो मैं अपने अंदर देख सकता हूँ, जो मैं जिसके थ्रू जिसको मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ आई कि रादर देन मैं अभाव से व्यक्त हूँ, मेरे अंदर मैं जो व्यक्त हो रहा हूँ, कोई भी एक्शन मैं ले रहा हूँ तो उसमें
इन 122 भाव में से, इन 122 आचरण में से, 122 मूल्यों में से मैं कौन से मूल्य से वो व्यक्त हो रहा हूँ, मैं उसको कनेक्ट कर पाया, मैं उसको रिलेट कर पाया। तो और ऐसा लगता है कि मतलब जो ये रिलेशन है ये धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो मैं एक एक एक्शन को, अपने एक एक एक्शन को मैं इन 122 मूल्यों के साथ है ना रिलेट कर पाऊंगा कि मैं जब भी व्यक्त हूं तो व्यक्त होते हुए मैं कौन से ऐसे मूल्य के साथ, इन 122 में से ऐसे मूल्य के साथ व्यक्त हो रहा हूँ, वो मैं रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये समझ में बना है तो ये अब निरंतरता इसकी रहेगी कुछ समय तक, और अगर ऐसे ही अध्ययन चलता रहा तो ये मे भी हो सकता है कि सहज रूप में ये स्थापित ही हो जाए और सहजता में मैं रिफ्लेक्ट कर पाऊं आने वाले 2 4 5 सालों में, मे भी 10 सालों के अंदर हर एक्शन को अपने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप वो बाबा जी के और किस्से जितने भी आप शेयर कर पाए, चाहे अगली क्लास में कर पाए नोट करके, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी जी, ऐसा है ना कि दीदी इस वक्त जितने जैसे जैसे बात करते हुए जो याद आ रहा है तो मैं वो बोल रहा हूँ, तो आई टेक आउट फ्यू, आई गिव सम टाइम टू सिट एंड थिंक एंड अपने साथ में ना टेक एक इट अप। नोटबुक और पेंसिल रख ले और जैसे जैसे उद्घाटित हो वैसे वैसे लिखते रहें। जी 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 तो जी। फिर शेयरिंग करने में आसानी रहेगी। रजत मैंने भाई कुछ फॉर्चुनेटली सारी सेशंस को ऑडियो रिकॉर्ड किया है। अगर आप चाहें तो मैं उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप सबके साथ वो शेयर भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा रुक जाते हैं, मेरे को लग रहा है कि मैंने ऐसा सुना है कि वहां पे एक कैमरे से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है जी है ना? जी, हुई है तो वहां पे। अगर तो हाँ आने वाले दिनों में वो उपलब्ध हो जाएगी तो देखिए, मतलब अब काफी घंटे का काम है, तो सीधा जी, ऑडियो वीडियो देख लेंगे तो तो ज्यादा ज्यादा बेटर है, असरदार भी ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर जी। उसमें काफी देरी लग रही होगी, मैं अंकित भाई से पूछ भी लूंगा क्या टाइम फ्रेम है, तो फिर आप तब तक ऑडियो ही भेज देना, उतना लाभ उठा तो लेंगे। मेरे को ऐसा लगा था अंकित भी, ऐसे जब बात हुई थी उन्होंने एडिटिंग के लिए वो अहमदाबाद में ऑलरेडी भेज दी है, तो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 10 से 15 दिनों में वो अवेलेबल होंगी हाँ, तो फिर सीधा ऑडियो वीडियोस वीडियो देख अपलोड लेंगे। करने के लिए। बाकी जी साथियों का जी। क्या ख्याल है, सीधा ऑडियो वीडियो देखेंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग ले लें पहले? नहीं भैया, उसके साथ साथ चल सकते हैं, मतलब हम भी वो किताब पढ़े तो रिलेट कर पाए। अभी तो बस वो सुनना होगा, तो उसके लिए ठीक इतना सारा समय भी निकालना पड़ेगा, है, तो एग्जैक्टली। बाद में। बढ़िया। रजत भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा था और बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे। हाँ। लास्ट में जो प्रश्न आया वो जब राहुल भैया को सुना मैंने, तो एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया। वो ये आया कि जो 122 मूल्य हैं हमारे पास, हम जब एक्शन करते हैं तो हम उन मूल्यों अ, के अब से इसके प्रभाव में वो एक्शन कर रहे हैं, या एक्शन हो रहा है और उसके बाद हम उस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से मूल्य से वो गवर्न हो रहा है। एक तो भैया, रज- एक मैं बीच में बोलूंगा, मैं बहुत बार सुन रहा हूँ तो मेरे को ये एक डाउट आना शुरू हो गया कि ये 122 मूल्य हैं या 122 आचरण है? आचरण आचरण। हाँ, क्योंकि वो मूल्य तो मध्यस्थ दर्शन में 30 बताए गए हैं, तो जी ये थोड़ा सा हम जो है ना वो इस चीज को अपना वो रखें। तो वो 30 के 30 मूल्य भी इन 122 आचरण में इंक्लूडेड है ना? मन वाले उसमें जो है वो 3 स्थापित और कॉरेस्पॉन्डिंग 3 शिष्ट मूल्य आ जाते हैं। फिर वृत्ति में भी 3 जो है वो स्थापित और 3 शिष्ट मूल्य आ जाते हैं। और फिर चित्त में भी 3 स्थापित और 3 शिष्ट मूल्य आ जाते हैं, व्यवहार वाले जो है, इस तरह से करके। तो बाकी के भी जो सुख शांति संतोष आनंद है वो भी ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस हो जाते हैं। तो आचरण 122 है ना? एक और एक मूल्य एग्जांपल के 30 तौर है। पे, एक एग्जांपल के तौर पे हम आचरण किसको कह रहे हैं और मूल्य किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको हाँ, पहले। ये बताएंगे, जो लोग होके आए हैं ये बताएंगे। हम्म
थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको लेके, आचरण अच्छा। किसको बोल रहे हैं। हाँ, आप थोड़ा सा हेल्प करें संजीव भैया। महेश भाई गुरलीन से भी पूछ लेते हैं। उदाहरण तो मुझे नहीं पता, बट इतना समझ में आया था कि जैसे कि आपका कुछ कुछ आप कुछ कुछ कर रहे हैं ना, जैसे आप सामान समेट रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ एक मूल्य है। वो मूल्यों को देखना, मतलब देखने में हमें नजर आएगा कि हम सिर्फ सामान समेट रहे हैं, कोई कोई सब घर में फैला हुआ है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, पर उसके पीछे एक मूल्य है जो नजर में नहीं आ रहा है। जैसे कि वो मूल्य हो सकता है ममता का, कि आपको पता है कि आपको बच्चों को एक इस तरीके से संभाल के चलना है, तो आप लगातार लगे हुए हैं, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ एक्शंस नजर में आएंगे। जैसे कि अगर कोई आपको किसी किसी तरीके से अलग अलग तरीके से बार बार बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ बोलना सुनाई देगा, पर उसके पीछे कोई एक मूल्य छुपा है जो एकदम से नजर में नहीं आता। तो शायद हमारे एक्शन से मूल्यों तक जाना और मूल्यों को देख पाना, कि ये जो कर रहे हैं इसके पीछे एक मूल्य है, जो वो मूल्य को कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो एक कनेक्शन समझ में आया था। जी। तो इसको मैं समझ रहा हूँ कि तो मूल्य जो है वो ड्राइविंग फैक्टर है, जो कि आचरणों तक को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। हाँ, तो अब बात उसको ऐसे करते देखते हैं, उसको ऐसे देखते हैं भैया। एक पहले मैं उदाहरण जो मेरे मन में जैसे आ रहा है ना, कि जी आचरण किसको कह रहे हैं और मूल्य किसको कह रहे हैं। तो मूल्य तो 30 मूल्य हैं, उसमें से कुछ व्यवहार मूल्य हैं, है ना, संबंधों के मूल्य, कुछ जीवन मूल्य, कुछ मानव मूल्य, ऐसे करके। अब आचरण में ना, जैसे एक आचरण है, आप बताएं जो अध्ययन करके आए हैं अभी, कि ये वाला कवर हुआ था कि नहीं हुआ था। एक आचरण है संकोच। ठीक है, तो आप जैसे बता रहे हैं कि मन के आचरण नहीं कवर हुए थे, तो एक आप दोबारा से इसको मैं देखता हूँ। मनोविज्ञान मेरे पास में पड़ी है क्या यहाँ पर, एक सेकेंड। मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में इंडेक्स में देखता हूँ तो मिल ही जाएगा। एक हाँ सेकेंड। भैया, 12 नंबर है मन का। मन का 12 नंबर हो गया, हाँ बढ़िया। जी, ठीक है, संकोच। तो उसको बताया संकोच। अभी भैया संकोच को जो है वो परिभाषित कैसे करें। जब मैंने कभी पढ़ा था तो जो मेरे को उसमें से इंटरेस्टिंग लगा था और याद आया था, कि रोजमर्रा में जिंदा रहने के धरातल पर शरीर के लेवल पे कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे शरीर की कोई आवश्यकता है जो कि मेरे आसपास वाले को पता नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे एसी एयर कंडीशनर में सर्दी लगती है, या एलर्जी हो जाती है, या कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे आसपास वालों को एसी अच्छा लगता है ना। सपोज कीजिए हम सभी लोग फिजिकली एक हॉल में बैठे हैं और सुविधा के लिए एयर कंडीशनर लगा दिया, लेकिन मेरे को एयर कंडीशनर से तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को अब व्यक्त किया जाए या ना किया जाए, अब ये आचरण का पार्ट बनेगा। तो बाबा जी ने इसको संकोच बोला, कि जब साथ साथ रहते हुए शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां उठती हैं कि मुझे दूसरे को ऐसा कहना पड़ता है कि भैया ऐसा कर लो, ऐसा करने से मेरे लिए ठीक रहेगा। ये हो सकता है कि एसी के बिना आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन एसी चलेगा तो मुझे भयंकर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में सही आचरण क्या है। तो बाबा जी ने उसको संकोच नाम दिया, इस आचरण को, कि ऐसी परिस्थितियों में संकोच पूर्वक व्यक्त हुआ जाए। जी। अब ये जो संकोच है संजय हाँ, भैया, तो ये मूल्य इसको नहीं है, ये संकोच जी मूल्य नहीं है जो हमने 30 जी जी मूल्य किए थे, लेकिन ये जी एक जी। आचरण का पार्ट है। क्या ये संकोच किसी एक मूल्य से ड्राइव हो रहा है, या डिफरेंट कारण या डिफरेंट मूल्य जो है वो संकोच को क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, वो तो सबका मिला जुला सा इम्पैक्ट रहेगा। मैंने इतना गहराई से मैंने भी इसको नहीं स्टडी किया है, लेकिन मूल रूप में संकोच जो है वो ऐसा ऐसा मेरे को आभास आता है कि परस्परता में मैं भी ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी का निर्वाह कर पाऊं, और साथ वाले को भी तकलीफ ना हो और व्यवस्था बनी रहे, इसके अर्थ में ये आचरण है जी। ना।
तो जब हमारा जी। इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है, मेन पहला काम जो है ना भैया, मतलब मेरे को लगता है कि पहले इन चीजों की तरफ ध्यान जो है वो जाना बहुत जरूरी है। तो आचरण जो है वो व्यक्त तो शरीर ही कर रहा है, या आचरण को व्यक्त करने के लिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट परिधियों में आचरण को एसोसिएट किया गया है। मन व्यक्त, जो भी हमने एटम देखा, ऑर्बिट्स है, हाँ जी जी, तो इनको मैं क्या शब्द बोला था, इनको व्यक्त करने के लिए शरीर के लेवल पे ही व्यक्त हो रहे हैं, या हर उस लेवल पे व्यक्त हो रहे हैं जहां पर वो एसोसिएटेड है? तो व्यक्त दिखता तो शरीर ही है कुछ करता हुआ, लेकिन शरीर मैकेनिकली कुछ नहीं कर सकता या करता, उसके पीछे एक विचार पक्ष रहता ही है ना। कोई आदमी रूडली बिहेव करता है, कोई आदमी विनम्रता पूर्वक बिहेव करता है, तो दोनों में ही शरीर तो कुछ कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, शरीर के पीछे जो विचार पक्ष है वो है। तो ये सारा का सारा जीवन वाला पार्ट जो है भैया, ये कोई आदमी किसी तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, वो बिहेवियर ठीक है या नहीं है, व्यवस्था के अर्थ में है या नहीं है, न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है, ये सारा का सारा जो है ये जीवन से ही एसोसिएटेड है। तो जितना हमारा इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है, उतना ये पता चलता है कि एक मानव के व्यक्तित्व में शरीर का महत्व काफी कम है और जीवन का महत्व काफी ज्यादा है ना। तो इसीलिए फिर जीवन की इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है और हमें जीवन को समझना है, ये जो है फिर वो बात बनती है। जी, एक थोड़ा सा यहीं पे मैं चाहूंगा एक क्लैरिटी और, कि जीवन को मैं काफी, मतलब आप लोगों से 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जीवन को हम ज्ञान के रूप में ही देख रहे हैं, या हम कोई एक फिजिकल एंटिटी के रूप में देख रहे हैं उस जीवन परमाणु को? ये इस बात की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है मेरे को अभी तक। तो भैया इसको जो है काफी बार हमने शायद पहले भी बात की और आज भी हमने बीच में की ही, कि जिसको हम रियलिटी कह रहे हैं, तो एक फिजिकल रियलिटी के रूप में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, यही अपने आप में प्रश्न है। क्या रियलिटीज सिर्फ फिजिकल ही होती हैं या नॉन फिजिकल रियलिटीज भी होती हैं? मेरा जो प्रश्न है वो सर ये है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, या एक ये एंटिटी है, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या एक रियलिटी है? है ना। तो यहां से बात शुरू होती है भैया। तो मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, ये जब मैं अपने अंदर जरा सा ही झांकता हूं तो पता चलता है यार ये तो रियलिटी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये रियलिटी नहीं है कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं। तो मैं प्यार करता हूं, ये रियलिटी है, ये नॉन फिजिकल रियलिटी है, लेकिन रियलिटी है। ठीक है। तो यहीं से साक्षात्कार और चिंतन जो हम बात कर रहे थे ना, ये वहां का द्वार है, ये गेटवे है बेसिकली जागृति की तरफ जाने का। तो वास्तविकताएं जो है, फिर हमने एक सेशन लंबा सारा किया था, मेरे को अच्छे से याद है, आप भी थे उसमें, जिसमें हमने शरीर और जीवन के डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। उसके बाद में मैंने एक बड़े सारे सेशंस का कंपाइलेशन करके उसको सिर्फ 2.5 घंटे का या 2 घंटे का समरी बना दिया था रेलिवेंट पार्ट्स को लेके, ताकि हमें जब भी डाउट हो, मतलब हर बार अलग अलग वीडियो देखने के बजाय कंसाइज एक वीडियो में देख लिया जाए कि शरीर और जीवन में डिफरेंसेस क्या है। तो शरीर फिजियोकेमिकल है, जीवन नॉन फिजियोकेमिकल है, ये अपने आप में डिफरेंस है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अब जीवन एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जीवन को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, हमारा ऐसा सेंस बनता है कि इसका स्टडी नहीं हो सकता। यहाँ पर ठोक बजाकर ये कह रहे हैं कि जीवन को स्टडी किया जा सकता है। जी, तो जहां तक मध्यस्थ दर्शन में जीवन परमाणु को डिफाइन किया है, आई थिंक यहाँ पर जो है इसको एक फिजिकल फॉर्म में भी हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये उस बॉडी के जिस भी बॉडी में है उस बॉडी के स्वरूप में हो जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल। लेकिन बाबा जी ने एक भाषा यूज की है, अब दोबारा से भी सभी लोग जो है इसको बेशक नोट करके दोबारा पढ़ें। ये बार बार जैसे जैसे हमारे मन में ये सवाल आएंगे, जीवन विद्या एक परिचय का हमने स्टडी किया, हमने
पठन किया था इन्हीं सेशंस में, जीवन विद्या एक परिचय के 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसके चैप्टर 2 पे का फर्स्ट पेज जो है उसको पढ़िए इस सेशन, आज के सेशन के बाद में। उसमें बाबा जी ने लिखा है जीवन भौतिक भी है और अभौतिक भी है। ओके। या ऐसा बोला है कि जीवन ना भौतिक है न अभौतिक है, कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है, या तो भौतिक भी है और अभौतिक भी है ऐसा लिखा है, या ना भौतिक है न अभौतिक है, लेकिन रियलिटी है। तो जी। हम ना काफी बड़ी इन इन डिविजन्स में चीजों को समझना चाहते हैं कि भैया ये भौतिक है या अभौतिक है ना, क्या बोला गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये एक रियलिटी है ना, जी। हम उस रियलिटी को समझ लें, वो समझने के बाद में शायद हम अपने आप ही उसको प्लेस कर पाएंगे कि भैया ये जी। भौतिक है या अभौतिक है। तो जी, जी, पहले ये जी। देखा जाए कि ये रियलिटी। जी। मतलब वही उसको समझने के लिए ही ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, और दूसरा जैसे कि हमने एक अपने कंसेप्चुअल मॉडल में इन कंसेंट्रिक लेयर की तरह से हम इसको देख पा रहे हैं, समझने और समझाने में आसानी हो रही है। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में ये सारी ऐसी ही परिधियों में है या इंस्टेंटेनियसली अब हम जो है एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि अगर मुझे आत्मा तक पहुंचना है या आत्मा के जो आचरण है या आत्मा, हाँ आचरण ही, तो अगर मैं उनको व्यक्त करना हूं तो मैं इंस्टेंटेनियसली वहां तक पहुंच सकता हूं रादर देन कि आई हैव टू गो थ्रू दिस दिस लाइक, मतलब ये जो लेयर जो मॉडल है या हाँ, जो ऊपर या नीचे तो का यहाँ मॉडल पर है जितना मेरे को समझ में आया भैया, ये प्रोग्रेसिवली ही होगा, ये प्रोग्रेसिवली ही होगा, है ना। ओके। मन वृत्ति को स्वीकारेगा, है ना, तो आगे की क्लैरिटी बनेगी। मतलब सीधा जो है वो एंड पॉइंट दिख जाए, है ना, मतलब वो नहीं होगा। तो इसको जैसे होता है ना, जैसे एक बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो पहले ABCD पढ़ाते हैं, फिर उसको वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, वो बैट, कैट, बॉय, गर्ल, इस तरह से बताना शुरू करते हैं। फिर उसको सिंपल सेंटेंसेस बताना शुरू करते हैं, और फिर इवेंचुअली उससे एसे या लेटर राइटिंग लिखवाते हैं, और फिर वो बाद में कभी जाके शेक्सपियर भी पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेसिव काम है। तो अब अगर आपका सवाल कुछ इस तरह का है कि क्या बच्चा सीधा शेक्सपियर पढ़ सकता है, राइट, तो मेरे को जो लगता है कि नहीं, पहले वो ABC पढ़ेगा, है ना, फिर उसको कुछ वर्ड्स समझ में आएंगे, फिर उसको सेंटेंसेस समझ में आएंगे, है ना, फिर इस प्रोसेस से गुजरते हुए कभी वो शेक्सपियर पढ़ेगा। ऐसा मैं इसको ऐसा देख पाता इसमें मैं भी ओके। कुछ रखना चाहूंगा। हूँ। हाँ, और लेकिन इन सारी बातों में ना हुआ क्या भैया कि मैंने तो सिर्फ एक हल्की सी बात की थी कि आप लोग 122 आचरण को 122 मूल्य बोल रहे थे, तो वो पूरा का पूरा डिस्कशन किसी दूसरी साइड पे चला गया। तो सवाल आपका ओरिजिनली कुछ था, वो तो मेरे को अब याद भी नहीं है कि क्या था। तो उस पे वापस जाना चाहिए तो उस पे भी वापस जा सकते हैं। मतलब मैं तो सिर्फ वो आचरण और मूल्य में कंफ्यूजन ना बन जाए, बार बार मैंने जी। सुना था इसलिए पॉइंट आउट किया। राहुल भाई आप। हाँ जी, तो मैं इसमें जो यहाँ पे भी एक चीज की क्लैरिटी बनी, ये थोड़ा बहुत इसकी भास पहले से था लेकिन अब थोड़ी और क्लैरिटी हुई है इसकी। जो ये बताया है कि जैसे अभी रजत भैया बोल रहे थे कि आत्मा के आचरण को पहचानना, तो ये आत्मा जो है मध्यांश में है, तो वो मध्यांश में जो आचरण होता है ना, उसको पहचानने के लिए पूर्ण प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा समझ में आया, यानी अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो तरीकों से यहाँ पे बाबा जी ने बोला है कि अनुभव हो सकता है। एक तो जैसे बाबा जी ने अनुभव किया, जैसे समाधि हुई, समाधि के बाद उन्होंने जब संयम किया तो उनको अनुभव हुआ। और इस विधि से मतलब हर कोई व्यक्ति इस विधि से कर सकता है, लेकिन करना मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, आई पर्सनली फील कि मुश्किल होगा। दूसरी विधि जो बाबा जी ने बताई है वो ये बताई है कि अध्ययन विधि से। तो अध्ययन विधि से यही है कि
बाबा जी ने बताया कि जो अनुभव जिस जागृत मानव को अनुभव हुआ है, वो व्यक्ति जीवन के इस ज्ञान को बचा सकता है, यानी वचनीय है ये ज्ञान। तो जो ये 122 आचरण है, ये ऐसे जैसे भैया बता रहे हैं कि कोई एंटिटीज नहीं है, लेकिन ये वचनीय है, मतलब फिजिकल कोई ऐसी एंटिटीज नहीं है, लेकिन इसको फिर भी बताया जा सकता है, इसको अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। जो चीज बताई गई है ऑब्वियसली उसको समझा भी जा सकता है, और समझ के उसको अनुभव भी किया जा सकता है। तो ये उस रूप में मैंने जो थोड़ा सा बीच में मेरे को लगा कि ये मेरे को बात रखनी चाहिए, तो वो मैंने सोचा रखूंगा। धन्यवाद। आपने एक बात रखी अभयता के ऊपर, जो आपने कहा कि आपको फील हुआ कि वहां पर जो परिवार है वो अभयता को जिससे जी पा रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं शायद इसका ये भी रीजन है कि वो परिवार से ऊपर उठ के समाज के लेवल पे जी रहे हैं वहां पर, इसलिए उस अभयता को महसूस कर पा रहे हैं। जी भैया, अभयता अगर हम देखें, मतलब आजकल मतलब भय को भी अगर हम देखें तो मध्य दर्शन में प्राण भय और इस तरीके के 2-3 अलग अलग डायमेंशंस में भय को बताया गया है। तो वहां पे मैंने ये देखा कि जो आपस में जितनी भी फैमिलीज रह रही हैं, तो दिल्ली में अगर हम हैं तो दिल्ली में देखते हैं कि मतलब हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर बना रहता है कि बच्चे बाहर जाएंगे, गली में खेल रहे हैं, इतनी तेज कार्स आती हैं और कहीं किसी को चोट ना लग जाए। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मानव भ्रमित बहुत है, आसपास दिखाई देता है। तो और उसके अलावा भी और भी भय हैं कि बच्चों कहीं कोई उठा के ना ले जाए, कोई चॉकलेट या टॉफी दे के कुछ और ना कर ले। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे भय हैं जिसमें हम जीते हैं कि जो खाना खा रहे हैं, जो सब्जी वाला खाना लेके आ रहा है, क्या वो सही सही सोर्स से आ रहा है, और जिस सोर्स से आ रहा है तो वहां पे क्या यूरिया और DIPA ये पेस्टिसाइड्स यूज तो नहीं किए हुए हैं ज्यादा, इसमें कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ है। तो हर समय वो भय रहता है। तो वहां पे ये दिखा कि मतलब इस तरीके की, मतलब देर आर न्यूमरस थिंग्स जहाँ पे हम बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं और फियर में रहते हैं और भय में रहते हैं। तो वहां पे ये देखा कि इस तरीके का भय कुछ भी नहीं है। तो अभयता के साथ जीना मतलब लगा कि एक तो आपस में ही सारे के सारे इतने समाधानित हैं कि कोई भी मतलब प्रश्न है तो या तो उनका उसका उत्तर वो जान सकते हैं या फिर उनको ऑलरेडी पता है। तो और इसी के कारण वहां पे मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से एक दूसरे के साथ एसोसिएशन, इस तरीके का ह्यूमन कॉन्डक्ट है। वो ह्यूमन कॉन्डक्ट होने की वजह से वो पूरा वहां पे अभेता है, मतलब एक सेंस ऑफ फियरलेसनेस है कि बच्चे खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत भय है वो प्राकृतिक रूप में, जैसे सांप ना आ जाए वहां पे, बच्चों को थोड़ा झाड़ियों में मत भेजना, इस तरीके का थोड़ा बहुत है। लेकिन ये मैं इसको भय मानूंगा नहीं आजकल, इतना तो नॉर्मल होता ही है। हाँ, बाकी जो जिस जिस फियर के साथ हम दिल्ली में जीते हैं, तो उस फियर उसको ध्यान में रखें तो यहाँ पे तो मतलब हम तो वहां पे तो कुछ भी भय नहीं है, बिल्कुल मतलब इन अ स्टेट ऑफ फियरलेसनेस। जी भैया, धन्यवाद। संजीव भैया, क्या भय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं आई थिंक, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो और क्लैरिटी बन जाएगी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा।
तो भैया जैसे दो अलग अलग तरीके से बाबा जी ने भय को लिखा है, वो एक 4 तरीके से भी बताया है, जिसको प्राण भय भय, पद भय, धन भय और मान भय, है ना, ऐसा बोला। और फिर 3 वाली कैटेगरीज में भी रखा हुआ है, प्राकृतिक भय, पशु भय और मानव में निहित अमानवीयता का भय, है ना। तो ऐसे करके 2 अलग अलग तरीके से भय बोला, लेकिन सिर्फ एक शब्द मुझे लग रहा था कि भय के डिस्कशन में आ जाए तो बात बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है कि ये जो अभयता है भैया, ये सीधा का सीधा विश्वास मूल्य से जुड़ता है जी जी। है ना। तो वहां पर लोग अभयता से जी पा रहे हैं क्योंकि सब विश्वास पूर्वक जी रहे हैं, बस इतना सा जो है ना। तो जितने जितना जीने वाले व्यक्ति का इस तरफ ध्यान जाता है कि विश्वास पूर्वक जीने से मैं भी सुखी होता हूं और जिसके साथ जी रहा हूं वो भी सुखी होता है, तो ये उभय तृप्ति की तरफ लेकर जाता है ना। मैं भी सुखी हुआ, साथ वाला भी सुखी हुआ। एक्चुअल में तो कार्यक्रम यही था भैया, परिवार में भी यही करना था। ये लगता बड़ा सिंपल सा है, इतना भी हो नहीं पा रहा है, ये जो है संकट का कारण बनता है। तो विश्वास मूल्य का वहां निर्वाह हो रहा है, इसलिए अभयता से जितने भी परिवार हैं, और फिर वो फिर वो जो है ना वो क्या कहेंगे इसको, कि जो एनवायरनमेंट है, जो जो वहां का माहौल रहता है, उसका प्रभाव विजिटर्स पर भी रहता है। तो वहां पर रहने वाले 20 लोग एक तरह से जीते हैं, तो फिर जो 20 या 30 विजिटर्स जाते हैं वो भी उस माहौल में वैसा जीते हैं। तो इसको बाबा जी ने बोला, ये धीरे धीरे के परंपरा का रूप जो है ना, क्योंकि आदमी को जाके लगता है, जैसे राहुल भाई कह रहे हैं, अरे भैया हम तो इसी माहौल में जीना चाहते हैं। आदमी को एक बार विकल्प का टेस्टिंग तो हो जाए कि भैया ये भी एक मजा है इस तरह से जीने का। अभी अभी हमें वो थ्योरेटिकल बातें लगती है। तो वहां पर जो है वो मानव तीर्थ जो है, ये रायपुर एयरपोर्ट से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का टैक्सी से रास्ता है। तो आपका भी कभी मन लगेगा, समय होगा, रजत भाई इंडिया आएंगे अच्छे दिनों में, तो कभी मानव तीर्थ या इस तरह की और भी कई सेंटर्स हैं पूरे देश में, है ना, जहाँ पर भी अवसर मिले तो मिलकर बात करने से, देखने से मेरे को लगता है कि बिल्कुल और चीजें खुलेंगी। बढ़िया। बिल्कुल, धन्यवाद। और सभी साथियों के लिए इसका नाम जो है वो मानव तीर्थ इसलिए रखा गया था कि जो तीर्थ के जो हमारे स्थान होते हैं उसमें एक परिक्रमा और ये सब रहती है। तो उन्होंने कहा जहाँ पे मानवता पूर्ण जो आप तीर्थ करेंगे, इसलिए वो सेंटर का नाम मानव तीर्थ रखा हुआ है। जो समझ हमारी भी वहां पे जाके बनी, हमारे को भी एक ऐसा ही था कि ये मानव तीर्थ नाम है तो ऐसी जगह पे जा रहे हैं, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और मतलब ये बाबा जी ने ही नाम दिया था। सोम तो भैया एक्चुअली शिविर में कहते हैं कि तीर्थ क्या है, जहां जाके बंदा तर जाए। तर जाए मतलब बेड़ा पार लग जाए, बेड़ा पार लग जाए मतलब सही से जी पाए, सुखी हो पाए। तो मानव तीर्थ मतलब ये, मतलब इस तरह से इसको तीर्थ स्थान। अदरवाइज क्या है भैया, कहीं जाके फूल चढ़ा दिए, है ना, अगरबत्ती जला दी, आरती कर ली, थोड़ा दान दे दिया, थोड़ा हाँ, तो घूम मतलब लिए। वो तीर्थ है या आदमी ठीक से जी पाए उसको तीर्थ कहा जाए। ये जो है अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ऐसा नामकरण किया। नहीं मतलब ये छूने वाला नाम था, कहने हाँ का हाँ, मतलब ये बढ़िया, है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसे ही लाइट मोड में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं एक तीर्थ स्थल का, कि जनरली हम लोग जाते हैं पहाड़ पे जाएंगे या कहीं पे जाएंगे चढ़ के और वो सब करके, और जब एक्चुअली में दर्शन का टाइम आता है तो हम जाके वहां पे आंखें बंद कर लेते हैं। और और वो सामने जो 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 होते हैं जिसका वो दर्शन आपको करना था। वो आपको जो है जल्दी से ही आगे बढ़ा देता है कि भैया अब आगे बढ़ो, आपका टाइम हो गया। तो वो जो पूरी एक्टिविटी है वो मुझे मतलब फील होती है। कभी ये मैंने सोचा कि भाई वहां जाते ही मैं अपनी आंखें अगर बंद कर ले रहा हूँ तो मेरा पूरा, तो ये जो मैंने पूरा जो किया, एफर्ट किया। एफर्ट किया, ये क्या रहा फिर। एनीवेज, जैसे वीआईपी दर्शन वाले भी होते हैं, पैसे देके एक्स्ट्रा भगवान के साथ ज्यादा टाइम हाँ स्पेंड मिल जाता है।
लेकिन वीआईपी अध्ययन नहीं होता भैया। हाँ वही अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथियों को तो वीआईपी अध्ययन हो रहा है। हम लोग कहाँ रह गए? इनका तो हो गया। ऐसा कह सकते हैं तो, लेकिन वो वीआईपी खुद बनना पड़ता है, मतलब पैसे देके बन जाए ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। जब अभी हमारी परिस्थिति हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम तो कर पाए वो चीज। असली तीर्थ जो है ना वो अंदर की मैल धोना है। अंदर की मैल धुल गई, इंसान बन गए तो तीर्थ अपने आप हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, फिर मेरे को लग रहा है कि समय हो गया, और बाकी साथी भी देख लें। कल कुछ और इस तरह के संस्मरण याद आए आपको वहां के, नोट कीजिए, कुछ समय इसके ऊपर स्पेंड कर लेंगे। कोई हर्ज वाली बात नहीं, मुझे लग रहा है ये भी एक ना, एक काफी अच्छे से अंदर से ग्लिम्स मिलता है। मुझे मालूम नहीं आप दोनों के अलावा, और आप दोनों का भी ये पहली बार कोई अध्ययन सत्र था जो आपने पूरा फिजिकली किया है, या पहले भी आपने कभी किया था? महेश भाई? पहली बार किया ये हमारा पहली बार था। राहुल भाई? ठीक है, राहुल भाई? भैया मैं मानव व्यवहार दर्शन के 3 सत्र पहले ना अध्ययन कर चुका हूँ, तो हाँ जी, ऐसे ही फिजिकली हाँ, ठीक है। तो निकोरा, तो आप जो है सोम भैया शिल्पा के दीदी, सानिध्य में। आपने किया है कभी? नहीं भैया, मैंने सिर्फ परिचय शिविर किया है। परिचय शिविर किया है। देव भाई, आपका हुआ है अध्ययन कभी, अध्ययन का सत्र पूरा ऐसा? पूरा तो नहीं भैया, 2 बार सोम भैया का शिविर, 3 बार इनफैक्ट अटेंड किया। परिचय शिविर किया है? परिचय के बाद अध्ययन वाला किया है पूरा, जी। जो 8-10 दिन का होता है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक, तो मतलब ठीक है, तो अभी हमारे पास में आप 4 लोग हैं जो करके आए हैं कुछ कुछ अध्ययन, 1 और 4 नहीं 3 हैं, शिल्पा दीदी का नहीं हुआ। ठीक है, और तो मतलब ठीक है, तो ये जो आप लोग रिसेंटली करके आए, अच्छा जो भी है, तो हम सबके साथ में जितना शेयरिंग होगा मेरे को लग रहा है कि अच्छा रहेगा। मतलब कुछ अध्ययन सत्र मैंने भी किए, लेकिन बाकी सब साथियों के साथ में, और हमारे लिए भी, सबके लिए ये है ना, साधन भैया ने कराया है, उन्होंने बाबा जी के साथ में अच्छा समय स्पेंड किया है, और भी कुछ अच्छे आपको ऐसा लगे कि काम की चीज है, हमारे सुनने से सबके लिए अच्छा रहेगा, तो कल उसको शेयरिंग करेंगे, जितना समय लगेगा लगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी भैया। चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्ते। 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 धन्यवाद सभी को। नमस्ते। धन्यवाद।